हेलो एंड नमस्कार। तो ये है बिहार एपी और बिहार जे के लिए 60 दिन का मिशन सिलेक्शन और ये है आज डे 7। शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन प्रैक्टिस को। तो जैसे कि आप जानते हैं जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है 60 दिन का मिशन सिलेक्शन और इसमें कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार एपी और बिहार जे एग्ज़ाम के। तो चलिए शुरू करेंगे। ये है आज का डे 7, हमें पहुंचना है 60वें दिन तक और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। आज के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें साइंस के क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 10 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर एक यूनिट है जिसमें डिस्टेंस को नापा जाता है, दूरी को नापा जाता है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 10⁻⁻9 होता है। अब इसने ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है 10 नैनोमीटर में कितना होगा, तो हमने 10 से गुणा कर दिया है। इस वैल्यू को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 10⁻⁻8 मीटर, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। जितनी वैल्यू पूछे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मतलब ये है समतल दर्पण में भीतर जो इमेज बनती है वो किस दूरी तक बन सकती है? आंसर है अनंत, इनफाइनाइट। इसको रट लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज। एक वस्तु है जो समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है। तो हम बना लेते हैं इसे। मान लीजिए ये एक कैंडल है, मोमबत्ती है जो जल रही है और ये 2 मीटर दूर रखी है एक शीशे से, एक प्लेन मिरर से। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्लेन मिरर के 2 मीटर अंदर ही बनेगा। तो ये स्वयं भी 2 मीटर की दूरी पर थी और जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ये भी 2 मीटर की दूरी पर होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा है ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी है? तो 2 + 2 आंसर हो जाएगा 4 मीटर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप एक ही बार में आप समझ भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर है 206। और ध्यान रखिएगा जो एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, इन्फेंट होता है, उसमें ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, लगभग 300 के करीब। तो बच्चे में हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, जब वो वयस्क हो जाता है वो हड्डियाँ जुड़ती चली जाती हैं। अंततः मानव शरीर में 206 बोन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज। एक निर्वात मतलब जहाँ पे कुछ ना हो, ना कोई हवा हो, ना कोई एटमॉस्फेयर हो, उसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये नंबर्स देख के आपको लग सकता है कि ये थोड़ा मुश्किल है। जी नहीं, ये बहुत आसान है। ये सीधा आपको याद करना है। कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये डायरेक्ट पूछी जाती है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्ट पूछी जाती है, ये भी सीधी आपको याद होनी चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड, जो ध्वनि है उसकी भी गति पूछ ली जाती है, ये भी आपको सीधा याद करना है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे तो इसे आप लाखों करोड़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है साइंस में, तो आप ऐसे ही से याद भी करेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की गति है, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। राशि का मतलब क्वांटिटी। तो देखिए इसे आप समझिए एक एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को कहते हैं अदिश, बिना दिशा के। वेक्टर क्वांटिटी को कहते हैं सदिश, दिशा के साथ। क्या मतलब हुआ? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई यूनिट है, उसी से हम समझ लेते हैं कि क्वांटिटी क्या कह रही है। जैसे डिस्टेंस, अगर कहा जाए ए शहर से बी शहर की दूरी 10 किलोमीटर है तो हमें समझ आ जाएगा, या एक गाड़ी गुजर रही है सामने से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, हमें समझ आ जाएगा। किसी का वजन, टाइम, टेम्परेचर, ये सब मैग्नीट्यूड दर्शाते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी को दर्शाते हैं कि स्केल पर इनको नाप लिया जाता है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे
8 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गए, तो यहाँ पे दिशा भी बतानी पड़ेगी कौन सी दिशा में गए हैं। वेलोसिटी एक और एग्जांपल है इसका, जैसे अगर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्लेन उड़ रहा है तो कौन सी दिशा में उड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिशा भी हम काउंट कर रहे हैं, यानी वेस्ट दिशा में जा रहा है। फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया 50 न्यूटन, कौन सी दिशा में लगाया गया, इस दिशा में लगाया गया। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी जो है वेक्टर क्वांटिटी हैं, जबकि डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर ये स्केलर क्वांटिटी हैं। सीधा सीधा से लिख लीजिएगा, और डायरेक्ट इसमें से पूछा जाता है, या तो पूछ लेगा क्या इनमें से स्केलर है, या पूछ लेगा क्या इनमें से वेक्टर है। वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, पावर शक्ति, वेलोसिटी वेग, फोर्स बल, या मोमेंटम संवेग। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। कारण वेलोसिटी में भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, फोर्स में भी बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, मोमेंटम में भी, जबकि पावर में केवल मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज 100 डिग्री सेल्सियस इक्विवेलेंट टू, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है। तो डिग्री सेल्सियस हमें दिया है क्वेश्चन में, और ऑप्शन में दिया है फ़ारेनहाइट, और हमें ये कन्वर्जन करके पता करना पड़ेगा कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना बनेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, इसे गुना करते हैं, प्लस इसमें जो भी आएगा उसमें 32 जोड़ देते हैं। चलिए सब सॉल्व करके देखते हैं। हमें सी की वैल्यू दी गई है 100, तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 9/5, 5 से इसको हम करेंगे, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20, प्लस हम इसमें जोड़ना है 32। तो फ़ारेनहाइट कितना आएगा, 180, तो ये हो गया 20 × 9 प्लस 32 एक हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2, और 18 और 3 होते हैं 21। इतनी डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में। आंसर है डी। तो आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिक्स से दूर हैं लंबे समय से, तो थोड़ा सा आपको इसमें लगेगा समय, लेकिन आप इसे ज़रूर करके देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आसान होता है अगर एक बार आप इसे कर लेते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए एक इमेज की मदद से। तो ये आप एक इलेक्ट्रिक स्विच देख रहे हैं, जिसे हम आम तौर पे प्लग भी कहते हैं, जिसमें 3 वायर्स होते हैं, एक ब्लैक कलर का, दूसरा रेड कलर का, और तीसरा होता है एक ग्रीन कलर का। इन तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। जो न्यूट्रल वायर है वो होता है ब्लैक कलर का, जो रेड होता है वो लाइव वायर होता है, उसमें करंट दौड़ता है, और जो ग्रीन है ये अर्थ वायर है, यानी कि अर्थिंग के लिए अगर ओवरफ्लो हो जाए करंट तो वो अर्थिंग के माध्यम से ज़मीन में चला जाए, तो ग्रीन वाला वायर अर्थिंग वायर कहलाता है। अब ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो हमसे पूछा गया है न्यूट्रल जो वायर है, ठीक है, वो कौन सा है, रेड, वाइट, ब्लैक या ग्रीन। तो वाइट कलर का तो कोई तार होता ही नहीं है, सबसे पहले आंसर होगा इसका ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल वायर होता है। तो 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, पृथ्वी की जी का मान क्या होता है। तो जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी कि कोई चीज़ अगर पृथ्वी की तरफ आ रही है या पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो वो कितनी तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आएगी और वो कितनी तेज़ी से बढ़ती जाएगा, त्वरण कितना तेज़ी से बढ़ेगा, उसे जी फोर्स कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस वैल्यू याद रखनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट में भी गलती हो सकती है, तो बस यही आपको याद रखना है, जी का मान यही होता है। ए नहीं हो सकता आंसर, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, आंसर होगा डी। कन्फ्यूजन हो सकता है आपको बी और डी में, तो इसलिए यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, सेकेंड स्क्वायर होता है ये, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब इससे पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था एपीओ में, और इसमें भी पूछा गया है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस है उसे कहते हैं रेक्टिफायर, जबकि डीसी करंट को एसी करंट में हमें कन्वर्ट करना हो तो इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर हो जाएगा बी, रेक्टिफायर हिंदी में कहते हैं दृष्टकारी। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है, विच गैस इज प्राइमरली प्रेजेंट इन गोबर गैस या बायोगैस। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो आंसर है मीथेन। एक पंजेंट स्मेल होती है इसमें, एक स्मेल यानी बदबू आती है। 11 का आंसर ए है मीथेन।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास फ्रॉम एयर। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है। 42वां बिहार एपीओ 2011 का क्वेश्चन है। वेवलेंथ घटती है, वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इनमें से कुछ नहीं बदलता। तो दो चीज़ें याद रखनी है इस क्वेश्चन में। जब भी कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हों, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे से जान लें। दूसरा, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, रेयरर का यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, जैसे वायु हवा से, और डेंसर का मतलब क्या हो गया, ग्लास यानी कांच में। तो जो वेवलेंथ है इस पे फ़र्क पड़ता है, और वेवलेंथ क्या होती है, हमेशा डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। अगर इसको उल्टा कर दें, अगर कोई प्रकाश ग्लास से वायु में जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वायु से ग्लास में एक प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ गए होंगे। 12 का आंसर ए। तो जस्ट टारगेट आपके लिए लेकर आया है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, अगर आप जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सभी वो सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है जस्ट टारगेट से जुड़कर आप कंप्लीट कर सकते हैं। 50% अभी ऑफ चल रहा है। बंडल कोर्स भी आप सभी पूरा जीएस का सिलेबस भी खरीद सकते हैं, और इसी तरीके से होगी आपकी जुडिशरी के सभी एग्जाम्स की पूरी तैयारी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच रेंज डज द पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड लाई। यानी कि मानव रक्त का जो पीएच मान है वो किस रेंज में होता है। तो 7.0 से 7.8, 7.3 से 7.4, 6.5 से 7 या 8 से 9। तो इसका आंसर है बी। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है 7.3 से 7.4 के आसपास होता है। तो आसान क्वेश्चन है, 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, हार्ड वाटर कंटेन्स द फॉलोइंग मेटालिक एलिमेंट्स। जो कठोर जल होता है उसमें इनमें से कौन से धात्विक तत्व मिलते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, टिन, आयरन, टिन, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, टिन, आयरन। तो सबसे पहले इसमें टिन हटा दीजिए। टिन वो मेटालिक या वो धातु नहीं है जो पानी को हार्ड बनाती है। टिन को जैसे ही आप आउट करेंगे, यहाँ से भी आउट हो जाएगा, यहाँ से भी आउट हो जाएगा, यहाँ से भी आउट हो जाएगा। आंसर अपने आप निकल आएगा, सी इज़ द राइट आंसर। कुछ कैल्शियम सॉल्ट हैं, कुछ मैग्नीशियम सॉल्ट है, कुछ आयरन के सॉल्ट हैं जो पानी को कठोर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है। तो ओजोन लेयर को हमने समझा था अपने प्रीवियस डिस्कशंस में। ओजोन लेयर क्या है, हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, और इसके ऊपर अभी ओजोन होल भी हो गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ओजोन परत में जो क्षरण हुआ, यानी कि जो छेद हुआ, वो कौन सी गैस के कारण हुआ। मैंने पहले भी बताया था आपको, CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक ही शब्द है पूरा। ये आंसर हो जाएगा सी। ये वही गैस है जो AC और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, इसके कारण ही ओजोन होल में छेद होता है। 15 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट्स ऑफ। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो इनमें से किस चीज़ से बना होता है। कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ शॉर्ट हो जिसकी, कॉनकेव लेंथ लॉन्ग फोकल लेंथ हो, कॉन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ हो, कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले तो आप कॉनकेव लेंस हटा देंगे और आंसर होगा इसका सी। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस होता है हमेशा माइक्रोस्कोप में, और वो भी कम फोकस दूरी का, यानी कि फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, इमेज बहुत दूर जाके ना बने। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिविटी मतलब वो जिसके भीतर से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। अल्फा, बीटा, गामा। आम भाषा में कहें तो एटम बॉम्ब भी बनाया जा सकता है जिससे, या न्यूक्लियर पावर प्लांट जिससे चलाया जा सके। वो इनमें से कौन सा पदार्थ है। सीजियम बिल्कुल नहीं, प्लैटिनियम ये भी एक धातु है, स्ट्रोंटियम ये भी नहीं, आंसर है थोरियम। ये वही थोरियम है जो मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, केरल के तट पर। केरल के तट पर ये पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो थोरियम के बारे में याद रखिएगा। 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द सन्स सरफेस। अगर सूर्य की सतह के तापमान की बात करें तो लगभग ये कितना होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस,
2000 डिग्री सेल्सियस, 24,000 डिग्री सेल्सियस या 78,000 डिग्री सेल्सियस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी की जो एवरेज टेम्परेचर है, हमारे प्लैनेट अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है सरफेस का, वो 15 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यहाँ पर जीवन है। लेकिन सूर्य के पास ऐसा नहीं है। आंसर इसका है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सरफेस का तापमान इतना है, अगर हम सूर्य की कोर में चले जाएं, यानी ज़मीन के भीतर चले जाएं, तो कई करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है सूर्य के कोर का या क्रोड का। 18 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष सभी ने देखा होगा, 7 रंगों का एक समूह होता है। इसमें 7 रंग होते हैं, VIBGYOR, इसे विबग्योर कहते हैं। ये 7 रंगों का समूह है जिससे इंद्रधनुष बनता है। वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और सबसे ऊपर होता है रेड। अब पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रक्रिया जिसके माध्यम से ये होता है, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो वैसे तो एक से ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पर होते हैं तभी ये बनता है, लेकिन अगर बिल्कुल जनरल साइंस में पूछें तो इसका आंसर होगा बी, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, आइए एक फोटोग्राफ से समझते हैं। डिस्पर्जन का मतलब होता है वर्ण विक्षेपण। यदि हम एक सफ़ेद रोशनी, वाइट लाइट, एक ग्लास के प्रिज्म से पास करें तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी को डिस्पर्जन या इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकृति में जब यही फिनोमिना होता है, सफ़ेद रोशनी सूर्य से प्राप्त होती है, पानी की बूंदी, जो बारिश होती है, पानी की बूंदें वो काम करती हैं इस ग्लास का। जब ये किरणें पानी की बूंदों से गुजरती हैं तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बी, डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 20, विच एसिड इज यूज्ड इन अ लेड एसिड एक्यूमुलेटर सेल? यानी कि जो लेड सीसा से संचालित सेल है उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? आम भाषा में ये पूछ रहा है कि जो बैटरीज होती हैं या इन्वर्टर बैटरी होती है या गाड़ियों में जो बैटरी होती है, उस बैटरी में कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? फॉस्फोरिक एसिड बिल्कुल नहीं, नाइट्रिक एसिड बिल्कुल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, ये तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, यानी हमारे पेट में होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे बोलते हैं H2SO4 और इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल, ये रसायन का राजा भी कहलाता है H2SO4। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स? अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सलाइवा या हार्मोन? तो ग्लैंड जो ग्रंथियां हैं 2 प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। आंसर हो जाएगा डी। एक हार्मोन का अगर एग्जांपल लें हम, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन है जो रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से, जो हमारे गले में मौजूद होती है। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट मटेरियल इज द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ? यानी कि जो विद्युत हीटर होता है, बिजली से चलने वाला जो हीटर होता है, उसकी कुंडली में, उसकी कॉइल में जो जिस चीज़ से वो बनती है वो कौन सा पदार्थ है? तांबा, लोहा, चांदी या नाइक्रोम? तो आंसर है इसका नाइक्रोम। नाइक्रोम से बना होता है, एलिमेंट बोलते हैं उसको, जो हीटर में होता है और वही हीट होकर गर्मी देता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रीजन व्हाई द एक्चुअल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल अपीयर्स शैलोअर? तरणताल, कोई भी स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई कम दिखने का कारण क्या होता है? तो स्विमिंग पूल को आप ऊपर से देखेंगे तो उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही उसमें उतरेंगे तो पता चलेगा पानी बहुत गहरा है। इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। मतलब क्या हुआ कि ये स्विमिंग पूल है यहाँ पर जिसमें बहुत सारा पानी है और एक व्यक्ति यहाँ से इसे देख रहा है खड़ा हुआ, तो जब वो उसको देखता है तो प्रकाश की किरणें वायु से वाटर के अंदर जा रही हैं, तो यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं, जिसके चलते क्या है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना या अपवर्तन फिनोमिना काम करता है और पानी की गहराई थोड़ी कम दिखाई देती है। 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो इलास्टिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिसे बल लगाने पर मोड़ा जा सके या किसी और दूसरी शेप में ढाला जा सके और दोबारा से बल लगाने पर उसे वापस उसी
पुरानी व्यवस्था में ले जाया जा सके। अगर कोई धातु ऐसी है या कोई सब्सटेंस ऐसा है उसे इलास्टिक कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा है मोस्ट इलास्टिक, सर्वाधिक कौन सा है? बर्फ़ तो एक बार पिघल गया तो नहीं। वेट क्ले, गीली चिकनी मिट्टी, ये भी ऐसी नहीं है। स्टील या फिर प्लास्टिक, तो स्टील की बात करें तो ये बिल्कुल इसको मोड़ा जा सकता है, कोई भी शेप दी जा सकती है और वापस उसी शेप में लाया जा सकता है। प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक सभी प्रकार की प्लास्टिक इस तरह का फंक्शन नहीं शो करती है। आंसर है इसका सी, स्टील। चले क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दांडी मार्च या गांधी जी से जुड़ा जो नमक आंदोलन है वो मिक्स करके पूछ लिया था। तो अगर आपको याद है, साधारण नमक कहते हैं NaCl को, यानी सोडियम क्लोराइड को। आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 2 नए बैचेस अभी चल रहे हैं, लाइव बैचेस अभी जस्ट शुरू हुए हैं। बिहार APO और बिहार जे के प्री एग्ज़ाम के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और यूपी APO के मेंस के लिए भी, मेंस का जो GK का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, उसके लिए भी बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस फ्री हैं। संपर्क कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर पर। तो आज के लिए रखेंगे इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।